भारत का पड़ोसी देश नेपाल में विद्रोह हो गया, बगावत हो गई और वहाँ के पीएम को हेलीकॉप्टर में बैठ कर के भागना पड़ा। सुरक्षित जगह पीएम केपी शर्मा ओली को हेलीकॉप्टर में बैठ कर के सुरक्षित स्थान पर भागना पड़ा, लेकिन उनके मंत्रियों को भगा भगा करके मारा गया, पीटा गया, जलाया गया। यहाँ तक कि उनके परिवार को नहीं बख्शा। बच्चे बच्ची और पति पत्नियों को भी नहीं छोड़ा गया। इतना बड़ा आक्रोश भारत के पड़ोसी देश नेपाल में, जिसे हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र कहते हैं, भारत से भी अधिक हिंदू वहाँ रहते हैं और कुछ समय वो हिंदू राष्ट्र घोषित रूप से कहा जाता था, जबकि भारत विविध धर्मावलंबी होने के कारण यहाँ पर भारत को हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी वो दर्जा हासिल नहीं हो सका जो नेपाल को रहा। ऐसे हिंदू राष्ट्र में ये अलोकतांत्रिक व्यवहार होना कारण क्या है, इसके कारणों की पड़ताल की जाएगी। लेकिन इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी युवाओं ने सत्ता पलट किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना को देश छोड़ करके भाग जाना पड़ा, जबकि इससे पहले वहाँ बड़ी शांति थी। भारत को पता भी नहीं चला। वहाँ के पीएम से लगातार चर्चा होती रही, लेकिन वहाँ सुगबुगाहट क्या थी हमें नहीं था पता। वो नेपाल के साथ यही होता है, यकायक वहाँ क्या घटित होता है। अभी एक साथी ने कहा कि मैं कुछ दिनों पहले नेपाल गया था और वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, इतना ज़रूर सुना था कि वहाँ की जनता, वहाँ के युवा चाहते हैं कि राजतंत्र वापस लौटे। इसके लिए वो मीटिंगें, सभाएं कर रहे थे। ये राजतंत्र के नाम पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों को इस तरह से आक्रोश का शिकार होना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या है, ये खोजना इसलिए ज़रूरी है कि इस समय भारत देश में युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और युवाओं को शिक्षा समुचित रूप से न मिलने के कारण, यहाँ तक कि डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन और कजाकिस्तान जैसे देशों में, रूस में जाना पड़ रहा है। बांग्लादेश तक में यहाँ के युवा पीएमटी पास नहीं हो पाते, या यहाँ पर निजी कॉलेज 1-1 करोड़ का जो डोनेशन लेते हैं उससे बचने के लिए 20-25 लाख में पड़ोसी देशों में जा कर के डॉक्टरी करके आ रहे हैं। इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता? शिक्षा, तकनीकी शिक्षा यहाँ महंगी क्यों है, या शिक्षा चौराहे पर क्यों है? ये विचार इसलिए किया जाना चाहिए कि पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में युवाओं का आक्रोश सिर्फ इस बात पर भड़का है कि उनको समुचित शिक्षा मिलने के बाद, शिक्षित होने के बाद रोजगार के अवसर न के बराबर है। वही हाल यहाँ है। स्कूल, कॉलेज या किसी भी विभाग को देख ले, 40% सीटें भरी हुई है, 60% सीटें खाली है। स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय संसाधन, मानव संसाधन के अभाव में संचालित किए जा रहे हैं। कैसी शिक्षा दे रहे हैं वो विभाग, किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, या पेंडेंसी या फाइलें निपटाने के लिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 2 बड़े मुद्दे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त भारत नहीं है। ऐसे में पड़ोसी देशों में हो रही बगावत से ये अंदाज़ा, एहसास कर लेना चाहिए कि हमें दूरदृष्टि होकर के सोचना चाहिए कि समुचित शिक्षा मिले ही, शिक्षा ठीक से मिले,
और विदेश न जाना पड़े। मजबूरी में जो विदेश जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, ये तो विचार नहीं रहेगा। लेकिन तब जब पड़ोसी देशों में लगातार युवा आक्रोश में है और संसद में आग लगा दे रहे हैं, नेताओं को मार पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, ऐसे में नेताओं से विश्वास उठना। रोजगार चाहिए युवाओं को, हाथों को काम चाहिए और पेट को खाना चाहिए। अगर वो शिक्षित है तो उसे समुचित रोजगार चाहिए। क्या ये व्यवस्था है? तो युवाओं को कमतर आंकना महाभूल है। बेरोजगारी, शिक्षा की माकूल व्यवस्था हो, ये पड़ोसी देशों, इन 3 देशों की घटनाओं से समझ लेना चाहिए। हम पाकिस्तान से अपनी तुलना नहीं कर सकते, वहाँ सैनिक शासन। भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने का मतलब है कि जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। युवाओं के आक्रोशित होने से पहले समझ जाना चाहिए कि उनकी मांग क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, उधर उधर न भटके। बढ़ती हुई भीड़ यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से केयर किया जाएगा? पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन 140 करोड़ हो चुकी है, जबकि आज़ादी के वक्त 35-40 करोड़ की आबादी वाला देश था। चीन हमसे 2.5 गुना, अमेरिका 2.5-3 गुना बड़ा है और आबादी से हमसे कम है। तो हमारे पास भौगोलिक दृष्टि से, ज़मीन की दृष्टि से संसाधन कम से कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चीन से या अमेरिका से या रूस से या ऑस्ट्रेलिया से कई गुना ज़्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है। युवा ज़्यादा रहते हैं, उनको उतना ही रोज़गार चाहिए। क्या ये व्यवस्था हो पा रही है? तो नेपाल का घटनाक्रम ये बताता है कि मेयर बालेन गीत गाते और गीतों में भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के खिलाफ गीत गाया करते थे। युवाओं के वो चहेते थे, युवाओं के वो आदर्श थे और वो संदेश देते रहे। और आज वहाँ के युवा उन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं के चहेते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश देखना चाहता है। और इधर देश में भ्रष्टाचार इस कदर है कि दूसरी दल के जो भ्रष्ट नेता है उससे सत्ता अपने में मिला लेती है, अपनी ताकत बढ़ा लेती है भ्रष्टाचारी प्रतिनिधियों से। तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? युवा भ्रष्टाचार मुक्त देश देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के साथ रोजगार चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त होने के बाद रोजगार समुचित रूप से मिलना चाहिए। युवाओं की मांग को सुनना हर देश के सत्ता को चाहिए कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए कि युवा चाहते क्या है, चाहत क्या है, आज के युवा की चाहत क्या है। और आज का युवा अपने परिवार में भी बगावत करता है, अपने पिता से बगावत करता है, अपनी माँ से बगावत करता है। जब वो बालिग होता है तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है या लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी करती है। इसमें वो परिवार से भी बगावत करता है। तो सामाजिक समीकरण, पारिवारिक समीकरण और देश की राजनीतिक समीकरण, जिसलिए सत्ताओं को जान लेना चाहिए कि युवा की चाहत क्या है। युवा वो नहीं रहे जो हमारे दौर के यानी 70 और 80 के दशक के जो युवा थे, माता पिता के कहे में, आदेश पर चलते थे। जहाँ कहीं लड़की पसंद कर ली, युवा ना नहीं करेगा। आज युवा से पूछ करके
युवक युवतियों को आपस में बैठ करके एक दूसरे को देखने के बाद ही संबंध तय होते हैं। तो युवा अब खुद डिसीजन लेता है। अब वो बुजुर्गों की तरफ उस तरह से नहीं देखता कि वो गाइड करें, बल्कि तकनीकी मोबाइल जो उसके पास आया है, गूगल जो उसे रास्ता दिखा रहा है, ऐप्स जो उसे रास्ता दिखा रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, और यहाँ नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना भी एक कारण बना था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना। यहाँ पर भी जब परीक्षा होती है तो नेट बंद कर दिया जाता है। आप परीक्षा लेने के तरीके, कभी भी पेपर परीक्षा सेंटर से लीक नहीं हुआ, वो पीएससी, आरपीएससी से लीक हो जाते हैं। बड़े अधिकारी या बड़े नेता की सांठगांठ से पेपर आउट होते रहे और सेंटर को आप चाक चौबंद करते रहे। यानी मर्ज, बीमारी कहाँ है, इलाज कहाँ कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। आज़ाद देश के आज़ाद युवा आज़ादी से अपना जीवन गुजर बसर करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगार युक्त देश देखना चाहते हैं, और इसमें भारत भी खरा नहीं उतरता। इसलिए यहाँ के नेताओं को चाहिए, जननेता को, जनता की मन में क्या है, युवा क्या चाहता है। युवा ज़्यादा नहीं चाहता, समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त। इसके अलावा शिक्षा अर्जित करने के बाद उसे समुचित रोजगार मिलना ही चाहिए। अन्यथा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बीच में बगल में पाकिस्तान, सारे के सारे अलोकतांत्रिक देश, बीच में लोकतंत्र से मुकम्मल भारत युवाओं की आवाज़ नहीं समझ सकता, तो वो बाखबर करते हैं, सचेत करते हैं, सावचेत करते हैं। ध्यान रहे, सजग रहे, और युवाओं का ये हक है, मिलना ही चाहिए कि वे शिक्षा अर्जित करने के बाद उनको समुचित रोजगार मिले। जय हिंद।